अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंसेस। ये हम लोगों का ऑलमोस्ट थर्ड लेक्चर होगा। अभी से पहले हमने बेसिक्स पढ़नी कि फोरेंसिक्स एक्चुअली है क्या, फोरेंसिक्स में हमने पढ़ना क्या है, और हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। आज जो हमने पढ़ना है वो है फोरेंसिक्स का स्कोप, ओवरऑल स्कोप, और पाकिस्तान में अगर आप फोरेंसिक्स कर रहे हो तो फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका स्कोप पढ़ना है। इसके अलावा हमने पढ़ना है पाकिस्तानी वर्सेस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड में फोरेंसिक्स की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या किस कंट्री में कौन कौन सी फोरेंसिक्स की लैब्स काम कर रही हैं, और उसके रिस्पेक्टिव हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता है कि फोरेंसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा हम मॉडर्न हो रहे हैं उतना ज़्यादा ही क्राइम की रेशो बढ़ रही है। जैसे जैसे क्रिमिनल माइंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू हो गए हैं कि हम लोगों को उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। उसी तरह ही हमें फोरेंसिक साइंस को भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, फोरेंसिक्स के लैब को और ज़्यादा इन्हांस और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो लिखा हुआ है फोरेंसिक साइंस इज परफॉर्मिंग अ पाइवटल रोल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम all over the globe. After the birth of the Renaissance, science and technology brought improvement in every field, but on the other hand, with the help of science and technology, different new techniques have evolved to commit crime. यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है रोज़ बरोज़, इसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम कमिट करने की टेक्नोलॉजी में भी इजाफा होता जा रहा है। आप जैसे अगर इंडिया का सीआईडी देख रहे हो, या क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, या शर्लॉक होम्स देख रहे हो, या कोई भी और सूट्स देख रहे हो, या कोई भी और जो आजकल चल रहे हैं फोरेंसिक्स से रिलेटेड सीरियल्स, अगर आप उनको देख रहे हो तो आप देखते हो कि इतनी इतनी ज़्यादा मॉडर्न और इतनी ज़्यादा चालाक एक्टिविटीज़ हैं कि आपको उस पर्सन तक, उस क्रिमिनल तक पहुंचना इंतहा का मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे क्राइम को कमिट करने की एवोल्यूशनरी टेक्निक्स आ रही हैं, इसी तरह हमें भी उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी तो हमें और से और ज़्यादा बेहतरीन और मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत है ना। तो इस तरह जैसे टेररिज्म और सुसाइड अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, इसी तरह हमें फोरेंसिक्स में रिसर्च करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी वजह से हमें और से और फोरेंसिक्स लैब की ज़रूरत है, और से ज़्यादा पहले से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है, पाकिस्तान में ये सिनेरियो है कि हमारी जो पुलिस है उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्राइम सीन के ऊपर से कौन सी चीज़ कंडक्ट करनी है, कौन सी चीज़ उठानी है, कौन सी चीज़ एविडेंस है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे पास, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मेथड पुराना है, तो उसको इवॉल्व करने के लिए यहाँ पर फोरेंसिक साइंस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। और पिछले कुछ सालों से लैब्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हैं। जैसे आपको पता है कि पीएफएसए है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और एनएफएसए है। इसके अलावा बहावलपुर में भी पीएफएसए की ब्रांच ओपन हो गई है, और रहीम खान में अब नेक्स्ट ओपन होगी। तो ये सारी की सारी फोरेंसिक्स लैब्स क्या करती हैं, यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव केसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रिसर्च होती है, और आगे भी हम देखते हैं कि क्यों इस्टेब्लिश हुई हैं और क्या सिनेरियो है ओवरऑल ग्लोब में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में इस फोरेंसिक्स लैब इस्टेब्लिश होने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ। तो द ओल्डेस्ट फोरेंसिक लैब जो है, सबसे पुरानी, वो लॉस एंजलिस में यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोड्यूस बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी बाय ऑगस्ट वॉल्मर, कैलिफोर्निया में इन 1923। जैसे पिछली हिस्ट्री आपने याद की है, इसी तरह इस हिस्ट्री में से भी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स बन सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। उसके बाद 1932 के अंदर हमारे पास एफबीआई, जो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो डेवलप हुई, ऑर्गेनाइज हुई एज अ नेशनल लेबॉर्ट्री। कहाँ पर हुई ये भी हम आगे देखते हैं कि कहाँ पर हुई। ये हुई है हमारे पास
यूनाइटेड स्टेट्स में। The FBI laboratory is now the world's largest forensic laboratory, performing more than 1 million examinations every year. और एफबीआई की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, बल्कि करिएगा, ये दिखाने का मकसद यही है कि इसको ओपन करके देखिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखिए मोस्ट वांटेड कौन कौन से पर्सन हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ क्या है, ये लोग कौन कौन सी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकी सर्विसेज हैं। सर्विसेज का मतलब ये होगा वो जो हमने लैब की यूनिट्स पढ़े थे ना, कि इनके पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, ये कौन कौन सी तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन भी होंगे, उनको भी चेक करिएगा। तो इसको सब लोग चेक करिएगा। उसके बाद 1960s में, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे ड्रग एडिक्शन भी बढ़ती जा रही है, तो वो ड्रग अब्यूज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो वो जो क्राइम सीन की लैब्स थी, जहाँ पे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट होता था, वहाँ पे साथ टॉक्सिकोलॉजी के यूनिट्स भी बनना शुरू हो गए। पहले टॉक्सिकोलॉजी नहीं थी कि किसी ने किसी को पॉइजन दिया या ड्रग दिया, बेहोश किया और फिर उसके साथ कोई अब्यूजिव वर्क किया, या ड्रग ट्रैफिकिंग जब होती है, आप एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जब ये ड्रग वगैरह लेकर जा रहे होते हो, तो और लोगों को एडिक्ट कर रहे होते हो, तो उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास उस ड्रग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, उसके टेस्ट होने चाहिए। तो वो जो ड्रग के एनालिसिस के टेस्ट थे, वो जो ड्रग के ऊपर काम करना था, उसको एज ए एविडेंस लेना था, वो वाले काम हम लोगों ने 1960s में स्टार्ट किए कि ड्रग स्पेसिमेंस भी क्राइम लैब्स में उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिए, टॉक्सिकोलॉजी का यूनिट बन गया। फिर 1972 में द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्रिएटेड ए नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड स्टेट ऑपरेटेड क्राइम लेबॉर्ट्रीज। अब भी उन्होंने बताया हुआ है कैलिफोर्निया में उनके जो जस्टिस डिपार्टमेंट था, उन्होंने बहुत सारी क्राइम सीन को इन क्राइम CSI के लैब्स बना दी। The opening of the FBI Forensic Science Research and Training Center in 1981 gave the United States for the first time a facility dedicated to conducting research towards new and reliable scientific methods that can be applied to forensic sciences. अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि 1932 में FBI बनी, ठीक है, पहली एजेंसी बनी जहाँ पर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई। फिर क्योंकि हमने कहा है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो हमें न्यू टेक्निक्स की भी ज़रूरत है, तो वही FBI ने अपना रिसर्च सेंटर भी बनाया जहाँ पर वो फोरेंसिक साइंसेस की रिसर्च करते हैं, ठीक है। और वो कब बना? 1981 में, वहीं पर जहाँ पे वो ट्रेन भी करते हैं और वो न्यू से न्यू लेटेस्ट टेक्निक्स और रिसर्च करते हैं। अब ये वेबसाइट है हमारे पास कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, जिन्होंने कैलिफोर्निया में बहुत सारी लैब्स बनाई, तो इसको भी आप लोग चेक करिएगा ज़रूर। यहाँ पर भी देखें, इसके मीडिया होगा, इसके करियर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो किन किन कौन कौन सी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे पहले तो फ़िज़िकल एविडेंसेस के ऊपर ही काम हो रहा था, जैसे फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर काम हो रहा था। हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी कि हम DNA को एनालाइज़ करें। फिर जैसे जैसे DNA प्रोफाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, हम इस काबिल हुए कि हम DNA को सीक्वेंस करके उस बंदे को आइडेंटिफाई करना शुरू हुए। तो उसी तरह हमारी जो लैब्स थी, उनमें DNA प्रोफाइलिंग स्टार्ट हो गई। तो 1990s में this technology has progressed to the point of individualization और near individualization of biological evidence। अब क्या होता है, जो DNA होता है ना, आपको पता है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जो DNA होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। अब जो DNA है किसी भी पर्सन से, हर इंसान का DNA जो होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे से, पर आइडेंटिकल ट्विंस का सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो जायगोट होता है उसी को म्यूटेट किया हुआ होता है। एक ही जायगोट दो में डिवाइड हुआ होता है, इसलिए उनका DNA सेम होता है। हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी हर इंसान की DNA प्रोफाइलिंग दूसरे इंसान से डिफरेंट होगी। अब DNA को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? जब हम क्राइम
इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमें कोई भी ब्लड के छोटे मोटे ट्रेसेस मिल जाएं, सीमन के स्टेन्स मिल जाएं, हेयर की अगर रूट हो तो वहाँ से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सलाइवा में भी हमारे सेल्स हैं, वहाँ से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सलाइवा, जो कि इवन किसी स्टैम्प पे, किसी कप पे, बाइट मार्क, अगर आपने किसी को काटा है तो आपका जो थूक उधर ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हम एक इंसान की डीएनए तक पहुंच सकते हैं और फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा इंसान क्रिमिनल था। तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं फोरेंसिक साइंसेज में। फिर आगे उन्होंने बताया मैनी ऑफ द लार्जर सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन देयर ओन क्राइम लेबॉर्ट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि बहुत बड़ा है तो वहाँ पर सबसे बड़ी लैब जो है वो तो एफबीआई है, लेकिन हर जगह की एक अपनी मेजर, हर सिटी की अपनी लैब्स हैं जहाँ पर वहाँ के केसेस जाते हैं जो अंडर उनकी पुलिस के होते हैं। यहाँ तक बताया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का। अब यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के अगर हम इंग्लैंड की बात करें, हम लंदन की बात करें, हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पर भी पूरा सिस्टम है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उन्होंने बताया ग्रेट ब्रिटेन हैज़ डेवलप्ड अ नेशनल सिस्टम ऑफ रीजनल लेबॉर्ट्रीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होम ऑफिस। तो वहाँ पर भी पूरी की पूरी रीजन में उनके लैब्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता है। इंग्लैंड एंड वेल्स are serviced by regional laboratories including the Metropolitan Police Lab। अब ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस लैब जो है ये लंदन में है और ये इस्टेब्लिश हुई 1935 में। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो अब आप इसको भी चेक करिएगा ज़रूर। यहाँ पर भी आपको करियर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। फिर क्या है कि आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये तो गवर्नमेंट के अंडर है ना, मेट्रोपॉलिटन पुलिस लैब, लेकिन एक कंपनी है, एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिन्होंने बहुत सारी फोरेंसिक लैब्स उस रीजन में बनाई हुई हैं पूरे यूके में, और वो कंपनी है एलजीसी। एलजीसी जो है विद स्टाफ ऑफ ओवर 500, एलजीसी डिलीवर्स फोरेंसिक सर्विसेज एट 8 लैब्स इनटू द यूके। फिर अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फंड करती है उनको, गवर्नमेंट के अंडर हैं 3 इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर हमारे पास फोरेंसिक्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, फोरेंसिक साइंस के लैब हैं। सबसे पहली है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस रीजनल लैब्स, फिर है हमारे पास सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इन टोरंटो, और थर्ड है हमारे पास द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेडिसिन एंड पुलिस साइंस इन मॉन्ट्रियल। अब ये पहली वेबसाइट है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस रीजनल लैब्स की वेबसाइट है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। अच्छी बात है, जितना ज़्यादा चेक करेंगे उतना ज़्यादा आप अवेयर होंगे नेशनल न्यूज़ से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इन टोरंटो। अब यहाँ तक तो हो गया हमारे पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। देखें, ग्लोबली कॉन्टेक्स्ट को देख के हमें ये पता चला है कि दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हर एक बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उनके पास उनकी फोरेंसिक्स की लैब्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के अंडर हैं, पुलिस के अफिलिएट हैं, गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास हमें पाकिस्तान बनने से पहले ही 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही हमारे पास पहली फोरेंसिक लैब थी। वो फोरेंसिक लैब ऐसी थी कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी होती थी, वहाँ पे उनका सिर्फ फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट था। जैसे क्राइम जब होता है उसके बाद उसकी पिक्चर्स खींचते हैं ना, एविडेंस कलेक्ट करने से पहले उसके पिक्चर्स खींचते हैं कि कौन सी जगह के ऊपर हुआ था, क्या सिचुएशन थी। तो वो जो फोटोग्राफिक यूनिट था उस टाइम पर वो था, क्योंकि इतने पीछे के टाइम पर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम डीएनए प्रोफाइलिंग करें या फिंगरप्रिंट उठाएं। तो उस टाइम पर उसके हिसाब से सबसे पहली जो फोरेंसिक लैब थी पाकिस्तान बनने से पहले ही इस रीजन में थी 1906 में। वहाँ पर फोरेंसिक्स का फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट था और वो बर्डवुड रोड लाहौर पर थी। बर्डवुड रोड अभी भी लाहौर में है, ये देखें, ये इस एरिया में है, ये है रोड, इस रोड के ऊपर थी हमारे पास पाकिस्तान की पहली फोरेंसिक लैब। फिर क्या हुआ 1947 में जब हमारी सेपरेशन हो गई, दिस फोरेंसिक लैब वाज assiduously serving as a British training center and also dealing with the examination of physical evidence like dust sample examination, firearms, clothes, fibers, ink detection, counterfeit coin examination, forged currency, typed and handwritten material। अब क्या हुआ, सबसे पहले
1906 में वहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफिक यूनिट था, लेकिन जब अब हमें अपना पाकिस्तान मिल गया 1947 में, फिर उस फोरेंसिक लैब को बना दिया गया और से और उसमें और यूनिट्स ऐड कर दिए गए। उनमें कौन कौन से यूनिट ऐड किए गए कि वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस जैसे कि डस्ट के सैंपल्स, कोई क्राइम हुआ है वहाँ से जो आपको सॉइल सैंपल मिले, जो डस्ट मिला है उसकी एग्जामिनेशन, जिस वेपन से वो क्राइम हुआ है, वो गन है, शॉर्ट गन है, लॉन्ग गन है, जौन सी भी है वो उसकी एग्जामिनेशन के ऐसे होते हैं ना, बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं बुलेट्स मिलती हैं तो हमने डिटेक्ट करना होता है कि ये बुलेट कौन सी वाली पिस्टल में से निकली हुई होगी, ये किस किस्म के वेपन में से निकली हुई होगी, तो उसकी एग्जामिनेशन वो होते हैं फायर आर्म की एग्जामिनेशन। फिर क्लोथ्स और फाइबर की एग्जामिनेशन। अब क्लोथ और फाइबर की एग्जामिनेशन हम क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं कि आपको क्लोथ के मतलब अगर आपने कोई वूलन के कपड़े पहने हुए हैं, कोई ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, तो वो जो थ्रेड्स होंगे वो आपको क्राइम सीन पे मिल सकते हैं। तो उन थ्रेड्स की मदद से उनकी भी फोरेंसिक एनालिसिस होती है, वो भी हमारे पास एक एविडेंस होता है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये वाला इंसान जो है ये क्रिमिनल है। फिर इंक डिटेक्शन। इंक डिटेक्शन कहाँ पर होगी? इंक डिटेक्शन वहाँ होगी जहाँ पे हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे होंगे। और जैसे हर चीज़ में फ्रॉड होता है, ऐसे उस ज़माने में कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे ना, तो सिक्कों पे भी तो फ्रॉड होता होगा। तो उस वो जो झूठे तो नहीं बनाया हुआ, खुद से तो नहीं बनाया हुआ, उसकी फ्रॉडरी, इसी तरह करेंसी की और टाइप और हैंड रिटन मटीरियल के अंदर जो भी फॉल्ट्स आ सकते हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आप उनके साथ कर सकते हैं, उसकी सारी एनालिसिस इसी ये जो बर्डवुड रोड थी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट था फोरेंसिक्स का, वहाँ पर की जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में फोरेंसिक्स हमेशा से थी। आफ्टर द पार्टीशन द गवर्नमेंट सेटअप 3 अदर फोरेंसिक लैब्स। उसके बाद भी हमने कराची, कोटन, पेशावर में फोरेंसिक लैब बनाई थी। मतलब कि हम लोगों के जो ऊपर के लोग थे उनको पता था कि क्राइम बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अब ये हम लोगों की एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि जिस अगर हमारे पाकिस्तान बनने के टाइम पर ही 3 लैब्स थी, तो अब तक तो ऐसे होना चाहिए था ना कि हर एक एक जगह के ऊपर लैब हो। लेकिन ऐसे नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, हमारी पुलिस और आपको पता है जो सिस्टम है उसके हिसाब से। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट की बात यह है कि अब पहले से अच्छे हालात हैं। अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है, फोरेंसिक्स लैब बन रही हैं। फिर आगे क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम? अब देखो 1947 था और 2001 में जाके हमने इन्वेस्टिगेशन मैथडोलॉजीज के ऊपर काम करना शुरू किया है। 2001 में क्या हुआ है, जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे ही हम लोगों के जो टेस्टिमनी के सिनेरियोज थे वो चेंज होना शुरू हुए हैं। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि हाँ जो लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं। लोगों के कन्फेशन बदलते हैं, हमेशा बदलते हैं यहाँ पर तो। और जो आंखों देखा हाल होता है लोगों की, ऑक्यूलर टेस्टिमनी, जो इंसान ने आंखों से देखा हो, किसी पर्सन ने, कोई विटनेस हो, तो उसने जो बात बताई वो भी बदल जाती है। तो उससे हम लोगों के जस्टिस सिस्टम को ये रियलाइज़ हुआ, हम लोगों के डिपार्टमेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि इन दो चीज़ों के ऊपर ही हम नहीं रिजाइड कर सकते, हमें फोरेंसिक्स के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, कन्फेशन और आंखों देखा हाल, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और वो अकॉर्डिंग थ्रेट या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से लोग बदल जाते हैं। तो वो एक इंसान को, उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए इनफ नहीं है डाटा। तो फिर 2001 में इस सब को सोचते हुए हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो फोरेंसिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेगी, फोरेंसिक्स लैब प्रोड्यूस करेगी, बहुत सारी डिफरेंट फोरेंसिक्स लैब प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्शन लिया था। तो इस एक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने 2002 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अप्रूव किया कि हाँ एक नेशनल फोरेंसिक लैब होनी चाहिए NFSA के नाम से। तो NFSA जो है वो सबसे पहले 2002 में इसके बारे में बात होना शुरू हुई और फिर ये एज अ ऑटोनोमस बॉडी, एक अलग से पूरी सिस्टम कि जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, वो खुद मुख्तार होगी, उसको हम फंडिंग देंगे और वहाँ पर सारे के सारे केसेस जाएंगे। NFSA जो है वो इस्टेब्लिश हुई। दी एजेंसी बिकम्स फंक्शनल इन 2006। और देखो 2002 में उन्होंने बात करना शुरू किया, 2006 में जाके वो कंप्लीट हुई और इसका बजट था 1.29 बिलियंस। अब इसकी वेबसाइट अगर हम देखें तो ये है NFSA की वेबसाइट, आप सब लोग विजिट करिएगा, यहाँ पर लैब्स में चेक करिएगा। लैब्स में आपको पता चलेगा कि किस किस किस्म की डाटा और किस किस किस्म की लैब्स हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती हैं, एविडेंस रिसीव करने का यूनिट है, चेन ऑफ कस्टडी क्या है, न्यूज़ एंड इवेंट्स से आपको पता चलेगा कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, कौन कौन से केसेस यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, कौन से लेटेस्ट केसेस हैं।
तो एक अवेयरनेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे करियर्स भी होंगे, कहीं ना कहीं नीचे होंगे बिल्कुल एंड पे, वो भी चेक करिएगा। बेनिफिट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके कोई मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, कि ये स्पेसिफिक जगह क्या काम करेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो फिर भी शायद पुलिस को हमने ट्रेन कर दिया है सेशन ले लेके, कि अब उनको पता है कि क्राइम सीन में से पूरी की पूरी डेड बॉडी को अपने बोरी में डाल के लैब में नहीं भेज देना है, ऐसे नहीं काम होता है, ऐसे तो सारा एविडेंस ख़राब हो जाएगा। जिस सिचुएशन में है उसको वैसे ही रखना होता है। तो ट्रेनिंग और टीचिंग फैसिलिटीज़ बनाई है उन्होंने, ताकि इससे ज़्यादा और से और फोरेंसिक लैब इस्टेब्लिश हो। The comprehensive plan was developed to strengthen the capacity of law enforcement agencies and use of latest forensic techniques to ensure the quality investigation. Despite the significant obstacles in the way of forensic investigation and limitations in the police department of the agency has solved. हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे, हमारी पुलिस ने काम करी थी, लेकिन तब भी 96% केसेस जो थे वो उन्होंने सॉल्व कर दिए थे उस टाइम के ऊपर। मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास रश होगा, बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन उन्होंने एनएफएसए जो थी उसने बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर बर्दाश्त किया। और कौन कौन से केसेस उन्होंने सॉल्व किए उनमें देखें, एक केस था मैरियट होटल ब्लास्ट। होटल था वहाँ पे ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान में, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ, फॉरेनर्स की डेथ हुई। तो जब ये तब की बात है जब बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते थे, ये भी आप पढ़िएगा कि क्या सिनेरियो था। लाल मस्जिद का ऑपरेशन आप लोग सबको याद होगा कि क्या सिचुएशन थी, कितने लोगों की डेथ हुई। तो उसकी ऑपरेशन की सारी फोरेंसिक एनालिसिस उन्होंने की थी। और जो बेनज़ीर पॉलिटिकल रैली जो हुई थी बेनज़ीर की, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, तो उसका जो वो ब्लास्ट था या जो भी सिचुएशन थी, उनको किसी ने मारा या जो कुछ भी किया, वो डिटेक्शन उसकी भी एनएफएसए ने की थी। लेकिन ये केस क्यों सॉल्व नहीं हो सका? इसलिए सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी भी है। और कसूर इंसिडेंट, अभी ये लेटेस्ट लास्ट ईयर का इंसिडेंट जो था, रेप केस जो थे, वो उनके टीनेजर्स के जो रेप केस थे, वो जो वीडियो की आई थिंक एक मसला था, हाँ वो वाला केस भी यहाँ पर ही किया था और इन्होंने सॉल्व किया था। और बहुत सारे डिफरेंट और केसेस थे वो भी यहाँ पे सॉल्व हुए। इसी तरह पीएफएसए इसकी ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे एनएफएसए है, ये नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, इस्लामाबाद में, ऐसे एक लाहौर में है। जो लाहौर वाली है वो ज़्यादा बड़ी है, वो बाद में इस्टेब्लिश हुई है, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर इस्टेब्लिश हुई है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इस्टेब्लिश हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड। अब क्योंकि आप देखो ना, उस ज़माने में बहुत एक ही लैब थी और बहुत ज़्यादा जो था प्रेशर था, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव था कि उन्होंने कहा कि पंजाब प्रोविंस के अंदर हम भी अपनी लैब बनाते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर 2007 में एक पूरी की पूरी लैब बनाने की बारे में बात की, और 2012 में पीएफएसए को इस्टेब्लिश किया गया। और अब क्या है 2020, तो ये बहुत पुरानी नहीं है। और जो पीएफएसए है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब है, और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये है पीएफएसए की ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है। अब पीएफएसए में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? पीएफएसए में 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डीएनए और ब्लड और बॉडी फ्लूइड रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग है, फिंगरप्रिंटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, नार्कोटिक्स ड्रग वाला डिपार्टमेंट अलग है, पॉलीग्राफी, मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में भी, पॉलीग्राफी होती है लाई डिटेक्शन वाली, तो पॉलीग्राफी का यूनिट अलग है। टॉक्सिकोलॉजी, जहाँ पे टॉक्सिन्स और पॉइजन्स की स्टडी होती है, वो अलग है। ट्रेस केमिस्ट्री में जो ट्रेस एविडेंस होते हैं बहुत माइन्यूट, जो हम आंख से नहीं दिख रहे हैं और जो फौरन से डिस्पर्स आउट हो जाएंगे, उनकी एनालिसिस। फिर कंप्यूटर एनालिसिस भी है वहाँ पे, कंप्यूटर फोरेंसिक्स भी है, साइबर फोरेंसिक्स जो है वो भी है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स भी है, और बहुत सारे सीएसआई की क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का यूनिट भी है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। और इसका और ये एक सिंगल लैब जो है वो पूरे पंजाब में काम कर रही थी। अब इसने अपनी लास्ट ईयर भावलपुर में भी उन्होंने अपनी ब्रांच ओपन कर दिया कि जो यहाँ इस एरिया के केसेस है वो सारे के सारे वहाँ जाएं। तो 110 मिलियन की पॉपुलेशन के जितने भी केसेस थे वो पीएफएसए में जाते थे, अभी भी जाते हैं। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बताती हूँ कि जो जुनैद जमशेद की
प्लेन क्रैश था, उसमें जब डिटेक्शन हुई है, वो भी तो फोरेंसिक एनालिसिस करके पता चला ना कि कौन सी वाली बॉडी उनकी थी, कौन सी बॉडी किसी और की थी, क्योंकि हर चीज़ जल चुकी थी। तो वो जो जुनैद जमशेद की डेड बॉडी का वो जो सारा का सारा मसला था, वो पीएफएसए में सॉल्व हुआ है, और पीएफएसए के साथ कैम्प में सॉल्व हुआ है। कैम्प वो लैब है जो जहाँ से फोरेंसिक्स का स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। सबसे पहले वहाँ पर ही उन्होंने फोरेंसिक्स की रिसर्च यूनिट बनाया था, यहाँ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। तो उधर ये दोनों आपस में एफिलिएटेड हैं। तो फिर पहले क्या था, पहले कैम्प था, सब सारे केसेस कैम्प में आते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेशर है और पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया कि हमारे पास एक प्रॉपर बड़ी लैब होनी चाहिए बड़े लेवल पे, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब बनाई पीएफएसए। अब फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, फोरेंसिक्स का क्या फ्यूचर है? बहुत ज़्यादा शदीद फ्यूचर है, क्योंकि हमें पता है कि क्रिमिनल्स कितने ज़्यादा बढ़े हैं, क्राइम सीन्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। अब तो इंसान कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। तो अगर इतनी ज़्यादा लोगों की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, तो उन लोगों को पकड़ना और उनको सज़ा देने के लिए जस्टिस सिस्टम को भी तो हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ना। और वो कब स्ट्रॉन्ग होगा? वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब हमारे पास हमारी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग होगी। हमें पता होगा कि हमने एक केस को सॉल्व करना है तो वो किस तरह करना है। तो फोरेंसिक्स होगी तो ही वो केस सॉल्व होगी ना। The modern world justice system is not only relying on the ocular and oral witness testimony. आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ लोगों के आंखों देखे हाल पे हम जजमेंट नहीं दे सकते। हमें साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, हमें टेस्टिमनी साइंस की तरफ से चाहिए, हमें चाहिए कि वो जो एविडेंस है वो बताए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर जगह के ऊपर हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव लैब्स हों, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ह्यूज अमाउंट ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन आवर पुलिस डिपार्टमेंट। और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अब कोई केस होता है तो सिर्फ उन लोगों का केस सॉल्व होता है जल्दी जिन लोगों के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या जिन लोगों का केस हाई प्रोफाइल हो। जो छोटे छोटे केसेस होते हैं वो रिजॉल्व भी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक तो उनको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह उस क्राइम सीन के ऊपर एंटर होना है। वो कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं लेकर गए हुए होते, वो सिगरेट पी रहे होते हैं और वैसे ही अंदर घुस जाते हैं। उनको नहीं पता कहाँ से क्राइम सीन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ छोड़ देते हैं। और फिर जब वो एविडेंस कलेक्ट करके लैब में लेके जाते हैं तो उनके ही अपने एविडेंस होते हैं, उनके अपने ही जितने फिंगरप्रिंट्स होते हैं और मसले होते हैं वो वहीं पर होते हैं, और फिर हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो हमारी पुलिस को ट्रेन करने के लिए ज़रूरत है हमें कि लैब्स होंगी तो ही होगा ना। इसके अलावा पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी क्रिमिनल केसेस हैं, सिर्फ पंजाब में ही तो नहीं है ना। तो अभी तो पीएफएसए जब है तो इसकी वजह से सारे के सारे रीजन्स के आसपास के रीजन्स के केसेस भी वहीं आते हैं। लेकिन जब हम हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यही है कि हर ज़िले में एक लैब होगी। जब हर ज़िले में एक लैब होगी तो ये होगा कि उस ज़िले के जितने केसेस होंगे वो सारे वहाँ जाएंगे, और क्योंकि वो वहीं जा रहे होंगे, आसपास दूर तक नहीं जा रहे होंगे, तो वो केस जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। एक और बात ये है कि जब इस तरह का केस हो, हमें क्यों ज़्यादा फोरेंसिक लैब की ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो रेप केसेस होते हैं, जो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा एविडेंस फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, उनको हमें फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जब हमने देखो फॉर एग्जांपल शादी के बाद में अगर इस तरह का कोई केस हुआ है तो हमारे पास यहाँ लैब नहीं है। हमें क्या करना होगा? हमें उस विक्टिम को और उस सस्पेक्ट को, जो भी होगा, उन दोनों को उठा के लाहौर लेके जाना पड़ेगा। तो जाने में कितनी देर लग गई? 12 घंटे लग गए। वहाँ पर जाके उसकी टेस्टिंग होगी, तो उतनी देर तक जो एविडेंस है जो हमें फ़ौरन से कलेक्ट करना है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन हमारी रुक जाती है। इसलिए फोरेंसिक्स लैब होगी फ्यूचर में। पाकिस्तान के हर ज़िले में फोरेंसिक लैब होगी, और वहाँ पर ऑब्वियसली कौन काम करेगा? आप लोग ही काम करोगे ना, जिन्होंने फोरेंसिक्स पढ़ी हुई होगी। आगे उन्हें ये भी बताया हुआ है कि जैसे ये शर्जील मामून का केस था, ये फ्रॉड का केस था हमारे पास, डिसऑनेस्टी का केस था, ये भी आप पढ़िएगा, वो भी यहाँ पर इनके अंडर ही काम हो रहा है। अब पीएफएसए जो है वहाँ पर एक मसला ये है कि पीएफएसए में जॉब, जैसे आपको पता है, जिस तरह एक जगह होती है, जब एक जगह पे
बहुत ज़्यादा केसेस आए हुए होते हैं, तो वो बहुत नाजुक जगह होती है। पीएफएसए एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर जो इंसान काम कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि वो किस एविडेंस पे, वो किस केस के ऊपर काम कर रहा है। और वहाँ पर वो लोग पिछले सालों में ये मसला था कि वो जो उनकी जॉब आती थी वो अबव 30 लोगों के लिए आती थी। मतलब हम जैसे यंग अडल्ट जो हैं वो वहाँ पर नहीं जॉब कर सकते थे। वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कंसिस्टेंट हों। मतलब अगर हम टीनेजर, हम अडल्ट्स हैं, तो हमें जहाँ ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम चले जाएंगे। हालांकि उन लोगों को वो लोग चाहिए जो हाईली एक्सपर्ट हों और जो मूव ना करें, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल जगह होती है। वहाँ के केसेस जो होते हैं सीक्रेट जगह होती है, जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती हैं वहाँ के लोगों के ऊपर चेक रखा हुआ होता है, उनके घरों तक चेक होता है। और उनसे उनसे हर एक चीज़ चेक की जाती है। वो जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं, उस चीज़ का लोगों हमारे पास गवर्नमेंट को पता होता है। तो जो अब ये मसला था कि हम लोग जो हैं वहाँ पे नहीं जॉब कर सकते थे, लेकिन लास्ट ईयर में पंजाब के हमारे जो उस्मान वज़दार हैं उन्होंने बैन उठा दिया कि जॉब्स, क्योंकि जॉब बैन हो गई थी, तो उन्होंने वो बैन उठा दिया और उन्होंने अलाउंसेस भी इंक्रीज़ किए। मतलब उनकी जो पे थी वो भी इंक्रीज़ की, स्टाफ की भी। और उन्होंने ये कहा कि हर जगह पर फोरेंसिक लैब होनी चाहिए। तो उसके बाद बहावलपुर में बन गई है। तो अब नेक्स्ट जो बननी है वो इंशाल्लाह रहीम खान में बननी है। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कितना ज़्यादा स्कोप है हमारे पास फोरेंसिक्स का, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान पर, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो लोग चाहिए वो आप सब लोग ही हो। जॉब्स कहाँ कहाँ होती हैं फोरेंसिक्स की? नाब में होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, एफआईए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। एंटी करप्शन में क्या होगा, वो जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल फोरेंसिक्स होगी वो सारे लोग होंगे। फोरेंसिक्स की लैब्स होती हैं। अब कुछ फोरेंसिक्स की लैब्स ऐसे भी होंगी जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में फोरेंसिक्स के यूनिट होंगे छोटे छोटे, मतलब बड़ी लैब नहीं, छोटी छोटी लैब जहाँ पे छोटे मोटे केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते होंगे। या इन लैब की एनालिसिस वाले जो होंगे, पेरेंटल केसेस होंगे या मैटरनल केसेस जो होंगे वो सॉल्व हो जाते होंगे। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, आर्म फोर्सेस में, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में, मिलिट्री में, कोर्ट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में इसकी जॉब्स हैं। फोरेंसिक्स की स्पेशलाइजेशन भी होती है। फोरेंसिक्स में एक फील्ड नहीं है, हमने यही कहा ना, फोरेंसिक्स में बहुत सारी डिफरेंट फील्ड हैं। तो आप इसमें जब एमएस करोगे तो आगे स्पेशलाइजेशन हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी वाली साइड पर जाना चाहते हो। तो फोरेंसिक बायोलॉजी होती है, फोरेंसिक सीरोलॉजी, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फोरेंसिक्स में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी भी की जाती है। उनसे भी हम डिटेक्ट करते हैं कि जो डेड बॉडी है वो कितनी टाइम पुरानी है और कौन सी जगह से आई है। और बॉटनी, बॉटनी में क्या होगा, प्लांट्स, प्लांट्स की इन्वायरमेंट से हम पता कर लेते हैं कि वहाँ पर जो केस, वहाँ पर किस फील्ड में, किस जगह से वो डेड बॉडी आई है, ये भी पता कर लेते हैं। और कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो टेक्निकल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी हैंडलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए हो, मतलब आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव्ड हो और आपकी ऑब्जर्वेशन कीन हो। ऑब्जर्व आप अच्छा करते हो, क्योंकि क्राइम सीन के ऊपर जैसे आप जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फ़ौरन से जज करके नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। इसके अलावा अब हम फोरेंसिक्स को यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? हम फोरेंसिक्स को यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई पोटेंशियल सस्पेक्ट हुज डीएनए में मैच एविडेंस लेफ्ट एट क्राइम सीन। किसी भी इंसान को, जो सस्पेक्ट होते हैं एक सीन के, क्राइम के कोई सस्पेक्ट होते हैं, उनको कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये सस्पेक्ट नहीं है, ये असल में क्रिमिनल है? तो उनका डीएनए मैच करके, फोरेंसिक्स के ज़रिए ही हम उनका डीएनए मैच कर सकते हैं। हम कुछ लोग बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि वो इंसान ने असल में जुर्म नहीं किया होता लेकिन उसको फंसाया जा रहा होता है। तो ऐसे जो लोग जिनको फंसाया जा रहा होता है उनको हम निकाल सकते हैं, उनको एग्जोनरेट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्राइम नहीं किया, उन लोगों को बचा सकते हैं। तो फोरेंसिक्स में ना सिर्फ हमने क्रिमिनल को पकड़ना ही नहीं है, बेगुनाहों को भी छुड़वाना है। तो इस तरह हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई क्राइम एंड कैटास्ट्रॉफ विक्टिम्स। तो हम क्राइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो उसके विक्टिम्स हैं, जो बहुत बुरी हालत में है, जो नहीं बता रहे कि उनके साथ क्या हुआ है, उन लोगों के साथ क्या हुआ है, वो हम पता लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोरेंसिक्स, एविडेंस कलेक्ट करके।
और हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम एक फोरेंसिक्स के ज़रिए हम बता सकते हैं कि जो क्राइम है ये किस टाइम पर हुआ था, वहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्या थे। इवन हम वहाँ पर थे भी नहीं, फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फोरेंसिक्स में ये सब कुछ होता है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने PFSA की वेबसाइट विजिट करनी है, उसकी सर्विसेज चेक करनी है, उसके ऊपर नोट लिखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। और आप लोगों ने असाइनमेंट के दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने अब जितना कुछ मैंने बता दिया उसके बाद आप लोगों की क्या ड्रीम जॉब है, आप क्या करना चाहते हो आफ्टर फोरेंसिक्स। तो इसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है हैंड रिटन, मुझे आप लोगों की असाइनमेंट चाहिए और ये आप मुझे सबमिट कराओगे अपने नेक्स्ट लेक्चर तो मंडे को है ना, मंडे वाले लेक्चर में नहीं, फ्राइडे वाले लेक्चर में आप लोग मुझे सबमिट करवाओगे।